सच तो ये है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया था और मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। माँ बाप के घर गई थी। माँ ने नज़र उठाकर भी मेरी ओर देखा भी नहीं। उसी माँ ने जो कैलेंडर में छपी खूबसूरत लड़की को देखकर कहा करती थी कि ये मेरी चंद्रा जैसी है। पापा ने चेहरे के सामने से अखबार भी नहीं हटाया। क्या मैं चली जाऊं? क्या अब साधारण शिष्टाचार भी नहीं निभाया जाएगा? सब्जी काट रही माँ के हाथ रुक गए। अब क्या करने आई हूँ? मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। हमारा घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। कैसे सवाल मम्मी? यही कि तुम्हारे पति ने तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हारा तलाक हो गया है, तुम बदचलन हो, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देने को खुशी से तैयार हो गया। बदचलन होने के लिए वक्त किसके पास था मम्मी? सवेरे से शाम तक नौकरी करती थी, फिर घर का सारा काम करना पड़ता था। तुम तो समझ सकती हो। पापा ने कहा तुमने हमारी राय जानने की कोई परवाह नहीं की, सब कुछ अपने आप ही कर लिया, इसलिए कि आप लोग केवल गलत राय देते, जबकि हर सूरत में मैं राजीव से तलाक लेने का फैसला कर चुकी थी। फैसला जब मेरे और राजीव के बीच होना था तो आपको किस लिए परेशान करती? मैं नौकरी करते करते तंग आ गई थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर संभाले, एक दो बच्चे हो, माँ बनने की इच्छा करना किसी औरत के लिए गुनाह तो नहीं है। पर राजीव के पास रहकर मैं कुछ भी नहीं बन सकती, सिर्फ रुपये कमाने वाली मशीन बनकर रह गई थी। किस किस को समझाएं, कुछ समझ नहीं आता। लोगों को कुछ काम तो है नहीं, दूसरों पर उंगलियां उठाना उनकी आदत है। उनकी अपनी जिंदगी इतनी नीरस है कि वो दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करके अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। पर मैंने जो ठीक समझा वही किया है। नौकरी राजीव के साथ रहकर भी कर रही थी, अभी भी करूंगी और शादी से पहले भी करती थी। शादी से पहले तुम अपनी खुशी से वक्त काटने के लिए नौकरी करती थी, दूसरों को कहने के लिए ये बातें अच्छी हैं, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मेरी शादी से पहले नौकरी करके लाया हुआ रुपया व्यर्थ नहीं गया। सिर्फ मेरी खुशी पर ही खर्च नहीं हुआ। मेरा रुपया कम से कम एक भाई की इंजीनियरिंग और दूसरे की डॉक्टरी की फीस देने में काम आ गया। और मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम मध्य वर्ग के लोग हैं और ये सच है कि हर एक के शासन में मध्य वर्ग ही पिसा है। गरीबों को फायदा हुआ, उनकी मजबूरी बढ़ गई, उनकी तनख्वाह बढ़ गई, पर मध्य वर्ग के लोग बढ़ी हुई महंगाई और बच्चों की शिक्षा के खर्च के बीच पिसते रहे। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। सबने गरीबों की बात की, पर कभी किसी ने भी मध्य वर्ग के लोगों की बात नहीं की। फिर भी आप लोग ये बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए वक्त काटने के लिए नौकरी की थी। आपकी तनख्वाह से सिर्फ घर का खर्च आसानी से चलता था और कुछ नहीं। मैं रुक गई और मैंने पापा की ओर देखा। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। माँ ने जोश में आकर अपनी उंगली काट ली थी। ये वही मध्य वर्ग है जो देश को एक वक्त भूखे रहकर भी अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक दे रहा है। देश की आज़ादी कायम रखने के लिए भी अपने बेटे फौज में ज्यादातर मध्य वर्गीय लोगों ने ही दिए हैं। ये वही पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है जो चुपचाप बिना विद्रोह किए सब कुछ सहता आया है। मैं और कुछ कहूँ इससे पहले ही पापा ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश, स्पीच अच्छी देती हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें उच्च शिक्षा दिलाना बेकार नहीं गया। और वे हंसने लगे। माँ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वातावरण कुछ हल्का होता लगा। नौकरी अब मजबूरन करूंगी अपना पेट भरने के लिए। खैर, जो होना था हो चुका है। तलाक हम दोनों की रजामंदी से हुआ है। हम दोनों ही समझ चुके थे कि अब साथ रहना नहीं हो सकेगा। मैं जा रही हूँ मम्मी, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो कभी कभी देखने आ जाया करूँगी। मेरी बात सुनकर जैसे मम्मी होश में आ गई। वो खाना खाकर जाओ। नहीं मम्मी, बहुत थक गई हूँ, घर जाकर आराम करूँगी। रास्ते में सरला मिल गई। वो बाजार से सामान खरीद कर लौट रही थी। कार रोककर मैंने सरला से साथ चलने को कहा। दीदी, अभी तो मुझे और भी सामान लेना है, फिर ले लेना, मैंने कहा और सरला को कार के भीतर घसीट लिया। कार थोड़ी पुरानी है। मेरे चाचा अमेरिका में बस गए थे और अपनी पुरानी कार मुझे शादी में गिफ्ट दे गए थे। सरला और मैं मिलकर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। सरला मेरे ही दफ्तर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर थी। रात को अपने कमरे में पलंग पर लेटते ही मम्मी पापा का
व्यवहार याद आ गया। उन लोगों ने तो मेरी जिंदगी को नहीं जिया है, फिर नाराज होने का भी उन्हें क्या हक है। जिंदगी के बारे में सोचते ही राजीव का चेहरा आंखों के सामने आ गया। क्यों छोड़ी नौकरी? मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे एक कमाने वाली पत्नी मिलने वाली है। मेरे लिए लड़कियों की क्या कमी थी? ऑफिस का काम और ऊपर से घर का काम दोनों मैं नहीं कर पा रही थी। आपकी हर जरूरत नौकरी करने पर मैं कैसे पूरी कर सकती थी? बहुत थक जाती हूँ, इसलिए इस्तीफा दे आई हूँ। कल जाकर अपना इस्तीफा वापस ले लेना, तभी मेरे साथ रहना हो सकेगा। अच्छी बात है, जैसे आप कहें वैसा करूँगी। तुम समझती क्यों नहीं चंद्रा? दो लोगों के कमाने से हम लोग ठीक से रह सकते हैं। दूसरों की तरफ एक एक चीज के लिए किसी का मुंह तो देखना नहीं पड़ता है। तुम जब चाहती हो नई साड़ी खरीद लाती हो, इसलिए कि हम दोनों कमाते हैं। ऊपर से महंगाई भी कितनी है। क्या शराब और सिगरेट के दाम बहुत बढ़ गए हैं? मैंने इसलिए पूछा कि आपको गृहस्थी से और चीजों से कोई मतलब नहीं। ठीक समझती हो, राजीव ने हंसते हुए कहा। मैं सिर्फ आपकी तनख्वाह में भी रह सकती हूँ, अगर आप शराब, जुए और दोस्तों के खर्च में कुछ कटौती कर दें। नहीं नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकूंगा। मैं भी फिर इतनी थकन भरी जिंदगी कब तक जी सकूंगी? सुनो, घर के कामों को जरा आसानी से लिया करो। ऑफिस से आने पर अगर देर हो जाए तो किसी होटल में भी खाना खाया जा सकता है। तुम घर के कामों को बेवजह बहुत महत्व देती हो। हम दोनों ने नौकरी करके इतना रुपया जमा कर लिया है। आमदनी के साथ खर्च बढ़ता गया है। जोड़ने को तो सारी उम्र पड़ी है। और फिर क्या मैं ही खर्च करती हूँ? तुम्हारा खर्च नहीं, जरूर है, अन्य औरतों के मुकाबले में ज्यादा भी है, इसलिए कि मुझे नौकरी करने घर से बाहर जाना पड़ता है। घर में तो कैसे भी कुछ भी पहन कर रहा जा सकता है। इतनी काबिल औरत हो, तुम्हारे बॉस भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। एक साधारण औरत की तरह रसोई और घर के कामों में समय बर्बाद करना चाहती हो? कल ही जाकर अपना इस्तीफा वापस ले लेना। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। राजीव, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, हम दोनों अपनी रजामंदी से तलाक का फैसला ले लें तो अच्छा रहेगा, खर्च भी कम होगा। सवेरे बात करेंगे। इस समय तुम किसी वजह से परेशान हो या थकी हुई हो? शादी के बाद से मैंने आराम किया ही कब है? बात सवेरे नहीं, अभी होगी, क्योंकि मैं कल इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरा निश्चय नहीं बदलेगा। तलाक के बाद तुम फिर आराम से दूसरी कमाने वाली लड़की से शादी कर लेना। अच्छी बात है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पर मुझे अपनी बहन की शादी में कम से कम 4-5 लाख रुपये देने होंगे। अगर तुम 4-5 साल रुक जाती तो इतने रुपये हम दोनों मिलकर जमा कर लेते। मैंने सिगरेट और शराब वगैरह का खर्चा कम करने का निश्चय कर लिया था। तब भी नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया हूँ और तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान रही हो। सिर्फ 4-5 लाख रुपयों का ही तो सवाल है। आपको मालूम पड़ गया है कि मेरे पास बैंक में कितने रुपये हैं, इसलिए ये सौदेबाजी हो रही है। अगर मुझे आज़ाद कराने की कीमत 4 से 5 लाख रुपये हैं तो मैं दे दूंगी। मेरी दादी के रुपये कुछ काम तो आएंगे और फिर एक दिन तलाक भी हो गया और मैं सरला के साथ अलग फ्लैट में रहने लगी। अभी मैं राजीव को लेकर पुरानी बातों में उलझी हुई थी कि सरला ने आकर कहा, हर समय क्या सोचती रहती है दीदी? आपका खाना टेबल पर रखा है, खा लीजिएगा। मैं बाजार जा रही हूँ, घर में सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है। सवेरे लंच में क्या लेकर जाएगी? अरे छोड़ो भी सरला, कैंटीन में लंच ले लेंगे। नहीं नहीं, आपको कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता है। कल लंच में आलू मटर की सब्जी और कचौरियाँ होंगी। क्यों दीदी, ठीक है ना? आपको उड़द की दाल की कचौरी बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने तो दाल भी पीस कर रख दी है। सरला, क्यों मेरा इतना ध्यान रखती हो? आज तक तो किसी ने भी नहीं रखा। दीदी सुन लो, आप ऐसी बात फिर कभी मुंह से मत निकालिएगा। कौन से जन्म का रिश्ता निभा रही हो सरला? माँ बाप ने तो इस जन्म का भी नहीं निभाया। तुम इतने सारे रिश्ते कहाँ से सिमेट कर बैठ गई हो? जवाब में सरला ने पास आकर मेरी बाहों में बाहें डाल दी। दीदी, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, फिर ऐसी बात मत कहिएगा। सरला सब्जी लेने चली गई। टेबल पर खाना सजा हुआ था।
अकेले खाने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर सरला का मन रखने के लिए खाना जरूरी था। न जाने क्या हुआ कि खाते खाते एकाएक समीर का ध्यान हो आया। समीर हमारी कंपनी में कानूनी मामलों की देखभाल के लिए रखा गया है। एक वकील था, जवान और काफी खूबसूरत। एक दिन बस स्टॉप पर मेरे बराबर कार रोककर खड़ा हो गया और बैठने की खुशामद करने लगा। मैंने मना कर दिया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहिए, क्या आप कुछ रोमांटिक डायलॉग बतला सकती हैं जो एक आदमी किसी औरत से कह सकता है? किस औरत से? जिसे वो बहुत प्यार करता है और जिससे शादी करना चाहता है। समीर ने डरते डरते कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने इस तरह के डायलॉग कभी नहीं सुने हैं। क्यों नहीं आप जाकर कोई हिंदी फिल्म देख लेते हैं, आपकी समस्या आसानी से हल हो जाएगी, मैंने कहा और आगे बढ़ गई। एक दिन फिर उसने मुझे रोक लिया। चंद्रा जी, इन अंधेरों से निकलकर बाहर आ जाइए। बाहर का आसमान बहुत खुला खुला है और साफ है। चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। आप बेवजह अंधेरों में भटक रही हैं। मुझे अंधेरों में ही रहने की आदत है। मेरी ये आंखें रोशनी सह न सकेंगी। मैंने भी मजाक में कह दिया, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इन अंधेरों से बाहर ले जाऊंगा। समीर ने गंभीर सा चेहरा बनाते हुए कहा। समीर का ये डायलॉग सुनकर हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो गया। समीर भी हंसने लगा। ये कौन सी फिल्म के डायलॉग हैं? समीर बड़ी मुश्किल से याद किए थे। चंद्रा जी, छोड़ो ये डायलॉग की बातें, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। समीर, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि मैं बॉस की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मैं कुछ और जानना भी नहीं चाहता। जितना जानता हूँ उतना ही काफ़ी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कभी कोई बात नहीं करनी है। तो अभी कर लो। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरी माँ घर के दरवाजे पर मेरी होने वाली पत्नी और मेरे होने वाले बच्चों के लिए आंखें बिछाए बैठी रहती है। ले चलो अपनी माँ के पास। रोज रोज जो मेरा रास्ते पर खड़े रहते हो। अब मुझे तुम्हारी इस हरकत से उलझन होने लगी है। और जब समीर मुझे अपनी माँ के पास ले गया तो उन्होंने मुझे देखते ही अपने सीने से लगा लिया। हर समय समीर बस तेरी ही बातें करता है, मैं तुझे देखने को तरस रही थी। मैंने माँ जी की गोद में सर रख दिया। समीर से शादी के बाद फिर एक बार मम्मी पापा से मिलने गई। माँ ने चौंक कर मेरी ओर देखा, जैसे विश्वास नहीं आ रहा हो। गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी, मांग में सिंदूर और उंगलियों में बड़े बड़े हीरो की अंगूठी पहने बेटी उनके सामने आ खड़ी हुई थी। माँ, मैंने शादी कर ली है। समीर हमारी कंपनी में ही कानूनी सलाह देने के लिए नियुक्त वकील है। दूसरी शादी, पहले पति को छोड़ा, वही बड़ा भारी अधर्म कर दिया था और एक गुनाह और कर लिया। मम्मी, अगर आप लोग इजाजत दें तो किसी दिन समीर को आप लोगों से मिलाने के लिए ले आऊंगी। मम्मी कुछ न बोली। मुझे लगा कि पापा अपने चेहरे के सामने से अखबार हटाना चाहते हैं, पर हटा नहीं पा रहे हैं। मैं देख रही थी कि अखबार पकड़े हुए उनकी बूढ़ी उंगलियां कांप रही हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, समीर इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, खाना खाकर नहीं जाओगी? पापा ने अखबार हटाते हुए कहा और न जाने कब उनकी आंखों से दो आंसू टप से टपकते हुए अखबार पर गिर पड़े। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।